बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डेट्स चैनल के साथ में हूँ आपको मेज़बान अमजद अब्बासी। आज हम बात करेंगे डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के बारे में। चूँकि नाजरीन, जब डेफेमेशन की बात होती है तो अक्सर जो डैमेजेस का दावा है जो पहले सिविल जज साहब की अदालत में दायर होता था, इसमें और डेफेमेशन को मिक्स किया जाता है। ये मुख्तलिफ दावा जात हैं और डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 में आया। ये मुशर्रफ साहब का दौर था और इसकी जो सेक्शन 1 है उसमें अमूमन जिस तरह के होता है कि दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 एंड इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। और सेक्शन 2 में बहुत सी डेफिनेशंस हैं जिसमें ब्रॉडकास्टिंग की डेफिनेशन 2B में है। उसके अलावा 2BB में कोर्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट जज। अब ये दावा जो है ये दायर होगा डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज साहब की अदालत में। इससे आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है एडिटर की डेफिनेशन है 2C में। एडिटर मीन्स अ पर्सन और ऑपरेटिंग हैविंग एडिटोरियल और इक्विवेलेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट और द डिसीजन टू पब्लिश और सर्कुलेट। और चूँकि एडिटर और ओरिजिनेटर में एक फ़र्क बताया गया है, वो बाद में आपको बताएंगे। इसके बाद न्यूज़पेपर है, ओरिजिनेटर की डेफिनेशन है। और सेक्शन 3 में डेफेमेशन की जो डेफिनेशन है वो बताई गई है, वो है एनी रॉन्गफुल एक्ट और पब्लिकेशन और सर्कुलेशन ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट or representation made orally or in written or visual form which injures the reputation of a person, tends to lower him in the estimation of others, or tends to reduce him to ridicule, unjust criticism, dislike, contempt or hatred shall be actionable as defamation। और defamation की section 3 में दो इकसाम बताई गई हैं, स्लैंडर और लाइबल। स्लैंडर आपने किसी शख्स के बारे में अगर एक शख्स ने ज़ुबानी तौर पर ऐसे अल्फाज कहे जिसने कि उसकी रेपुटेशन को या उसकी शोहरत को मुतासर किया जनरल पब्लिक में, वो स्लैंडर कहलाएगा। आजकल ज़्यादा केसेस इसलिए होते हैं कि किसी शख्स ने अखबार में ख़बर दी तो वो, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आपने कोई ऐसे अल्फाज कहे किसी शख्स के बारे में जिससे उसकी शोहरत जनरल पब्लिक में जो उसकी रेपुटेशन थी वो बड़े पैमाने पे मुतासर हुई। या फिर आप आजकल जो आम है सोशल मीडिया उसका सहारा लेती हुए कोई ऐसी वीडियो अपलोड की तो उससे भी उसकी जिससे शोहरत मुतासर हो तो वो डेफेमेशन की डेफिनेशन में आएगा। नाजरीन, डेफेमेशन के बारे में सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, लेकिन मेरी इस वीडियो में कोशिश ये होगी कि डेफिनेशन बताने के बाद और इस ऑर्डिनेंस के बारे में और इसका जो आर्म डैमेजेस का सूट है और डेफेमेशन का सूट है उसका मैंने ऊपर आपको फ़र्क बताया। अब ये बताऊंगा कि जब आप डेफेमेशन का सूट ड्राफ्ट कर रहे हो तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब ये है, ए ने खबर दी बी के बारे में कि बी कब्ज़ा ग्रुप का सरगना है और वो कब्ज़ा ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहा है और उसने पेशमार यतीमों और बेवाओं की ज़मीनें हड़प कर ली हैं और इसी तरह की स्टेटमेंट और इसी तरह ये खबर जो है वो अखबार में आ जाती। अब वो अखबार जो है वो वाइडली सर्कुलेटेड है, एक ऐसा अखबार के जो फ़र्ज़ किया, जिस तरह मिसाल में देता हूँ, जैसे जंग में दे दी, दुनिया न्यूज़ में दे दी, नवाए वक्त में दे दी और साफ में दे दी, जो कि अखबार आम तौर पे पढ़े जाते हैं और वाइडली सर्कुलेटेड है, मुख्तलिफ़ शहरों से निकलते हैं और वो ख़बर उस अखबार में आ गई तो उस शख्स के पास रेमेडी ये है कि वो सबसे पहले जब वो ये दावा करना चाहेगा तो उसको पहले सेक्शन 8 है डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 का, जिसके तहत उसको एक नोटिस भेजना होगा। अब ये नोटिस और दावा तकरीबन इसमें जो कंटेंट है वो एक जैसे होंगे। आपका दावा जो है वो शुरू के 3, 4, 5, 6 पैराग्राफ जब तक के लीगल पैराग्राफ शुरू होते हैं, उससे पहले जब आप एक पैराग्राफ में जिक्र करेंगे कि एक नोटिस भेजा गया था, उससे पहले के कंटेंट ऑलमोस्ट वही होंगे जो आप लीगल नोटिस में आपने दर्ज किया होगा और उस शख्स के नाम। अब लीगल नोटिस के लिए बेहतर ये है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई है तो वो अपने लॉयर से रब्ता करे जो कि तमाम कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए
वो एक नोटिस भेजेगा। और इस नोटिस की भी एक लिमिटेशन है, ये नहीं है कि आप एक ख़बर आ गई, चाहे वो अखबार में है या कि वो टीवी में है, तो उसके बाद आप बैठे रहेंगे और कई सालों बाद भी आप नोटिस भेज सकते हैं, ये बात नहीं है। इसको डील करता है सेक्शन 8 ऑफ डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002, और उसके तहत आपने नोटिस भेजना है। और सेक्शन 8 कहता है कि नो एक्शन लाइज until the plaintiff has within 2 months after the publication of the defamatory matter has come to his notice or knowledge given the defendant 14 days notice in writing of his intention to bring an action specifying the defamatory matter complained of। यानी जब उसने खबर सुनी या पढ़ी या किसी शख्स से ज़ुबानी तौर पे सुना कि कोई शख्स आपके बारे में ये कह रहा था और समझा कि उसको डीफेम किया गया है, तो वो उसके 2 माह के अंदर अंदर उस नॉलेज में आने के बाद उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसके ख़िलाफ़ उसने दावा करना है उसको 14 दिन का नोटिस भेजेगा। उसमें जो भी आपने नोटिस में कहना है, चाहे आप फरजाना मांग रहे हो या आप कह रहे हो कि इसकी तरदीद आप करें इस खबर की, जो खबर आपने रिटन फॉर्म में दी या विजुअल फॉर्म में किसी वीडियो की सूरत में दी, उसकी आप तरदीद करें। आप यही कह सकते हैं नोटिस में, वो नोटिस उसको देंगे। और ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है नोटिस देना। नोटिस अगर नहीं दिया और दावा आपने दायर कर दिया तो रिटन स्टेटमेंट में वो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन के तौर पे लिया जा सकता है कि ये नोटिस। अब डेफेमेशन का दावा जो है वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में होता है और वो किसी भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब को मार्क कर देते हैं। और उसके बाद जो दावे में आपने जिन बातों का ख्याल रखना है वो ये है कि आप आलमोस्ट सेम दावा लिखेंगे, मुद्दई का नाम होगा और मुद्दा अलैह का नाम होगा। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मिस नहीं करनी पार्टीज बनाते वक्त, वो ये है कि आप उस शख्स को, कि जिस शख्स जो ओरिजिनेटर है, जिसने आपके ख़िलाफ़ कोई बात कही और थ्रू अखबार कही, तो आप फिर एडिटर को भी, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पार्टी बनती है, किसी भी चैनल का जो हेड है, उसको भी आप पार्टी बनाएंगे उस दावे में। चूँकि और उस दावे में बल्कि पहले जब आप नोटिस भेजेंगे तो नोटिस में आपने ये कहना है कि जो एक आपने जो प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं दी, ये खबर झूठी है और इससे मेरी इज़्ज़त को बहुत नुकसान पहुंचा है, लिहाजा उस चैनल से भी आप डैमेजेस क्लेम करेंगे कि आपने पहले वेरीफाई नहीं किया और वेरिफिकेशन के बगैर आपने ये ख़बर दे दी है, या फिर न्यूज़पेपर के एडिटर को। इसीलिए एडिटर की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 में दे दी गई है। अब ओरिजिनेटर और एडिटर जो है वो अलग अलग हैं। दावा है बाकी वही चलेगा बिल्कुल नोटिस के मुताबिक कि आपने पहले पैराग्राफ में आपने बताना है कि मुद्दई की क्या काम करता है और उसकी इज़्ज़त व शोहरत किस तरह है और कितने पैमाने तक है। वो कोई पॉलिटिकल आदमी है तो MP है, MNA है, कितनी दफ़ा वो इलेक्ट हो चुका है, कितना बड़ा हल्का है, और अगर कोई वजारत रही है तो वो आप बता सकते हैं। उसके अलावा अगर वो कहीं जॉब करता है और उसके सर्कल में उसकी कितनी इज़्ज़त है, कितनी कदर की निगाह से देखा जाता है उसे, उसकी कोई अचीवमेंट है, वो आप सारा मेंशन करेंगे। और उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो वो आप साथ देंगे। कोई डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, दीगर कोई बंदा है, तो वो सारे अपने सबूत साथ लगाता जाएगा और शुरू के पैराग्राफ्स को दावा बिल्डअप करते उसको ये साबित करना होगा कि किस तरह उसकी माशरे में इज़्ज़त थी, उसको बनाने में उसको कितना अरसा लगा। और फिर आप आएंगे उन पैराग्राफ्स पे जो तीसरा, चौथा, पाँचवा होगा या पाँचवा, छठा, सातवां होगा। वो बताएंगे कि किस दिन मुद्दा अलैह ने आया, ज़ुबानी कहा, अखबार में कहा तो किस अखबार के थ्रू कहा, और अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी चैनल के थ्रू कहा तो किस चैनल पे किस वक्त कितने बजे वो प्रोग्राम था तो कहा, और अगर सोशल मीडिया पे था तो वो कुछ चैनल है तो उसका नाम, और वो आप वीडियो जो है आप रिलाई कर सकते हैं फहरिस्त निसार में कि उसकी वीडियो पेश कर दी जाएगी एट द टाइम ऑफ एविडेंस। और फिर एक पैराग्राफ जो है कॉज ऑफ एक्शन से पहले, उसमें आपने बताना है कि आपने अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजंस ऑफ डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 आपने एक लीगल नोटिस सर्व किया था।
वो उसको मिला तो वो भी आप बता देंगे, नहीं मिला तो तब भी बता देंगे। इसमें बहुत आपने एहतियात करनी है लीगल नोटिस का, चूँकि ये मैंडेट शुफा के दावा में नोटिस को साबित करना पड़ता है, इसी तरह इसमें चूँकि मैंडेटरी है, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने नोटिस भेजा, नहीं मिला तो आपके पास एनवेलप वापस आ गया तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ उसी तरह एनवेलप लगा देंगे, एडी लगा देंगे कि भेजा था तो उसको नहीं मिला और इस तरह वापस आ गया। और अगर वो चला गया और कहीं पे उसको सर्व हो गया तो वो आपकी रिपोर्ट वगैरह वो आप साथ लगाएंगे। और उसके बाद रूटीन के जो पैराग्राफ्स हैं जिसमें वो लीगल पैराग्राफ्स हैं, उसमें आप जब दावे की एवेल्यूएशन पे आएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, तो वो ये है कि जब आप इस पैराग्राफ में लीगल नोटिस से पहले एक पैरा आप लिखेंगे जिसमें आप ब्रेकअप करके अपने डैमेजेस क्लेम करेंगे। देखिए उसमें आ सकता है कि लॉस टू द रेपुटेशन ऑफ द प्लेंटिफ आप मांगेंगे, क्वांटम ऑफ डैमेजेस तो कोई भी नहीं होता, लेकिन अक्सर यहाँ पे करोड़ों मांग लिए जाते हैं। आप कह सकते हैं मिसाल के तौर पे 5 करोड़। मेंटल टेंशन, क्योंकि आप एक ऐसे आदमी थे जिसकी वजह से जब आपके रिश्तेदारों और लोगों ने आपसे कहा कि आप डीफेम हो गए तो वो रकम आप लिख देंगे। लिटिगेशन चार्जेस वो आप लिख सकते हैं, तो उसका सम अप करके टोटल वो पैराग्राफ आप कर देंगे। तो जब आप लीगल पैराग्राफ में आएंगे तो वही रकम, वो मिसाल के तौर पे 3 करोड़ आपने दावे में मांगी है, तो आप एवेल्यूएशन करते वक्त दैट द एवेल्यूएशन ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ जुरिसडिक्शन एंड कोर्ट फीस फिक्स्ड आर एस 3 करोड़ रुपीज़, तो ये आपका दावा हो जाएगा दायर। अब नाजरीन बड़ा इम्पोर्टेंट एक स्टेज है, वो है रिटन स्टेटमेंट की। अगर आप डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके पास डिफेंडेंट आया है, तो आप सबसे पहले दावे की कॉपी लेंगे और देखेंगे, उसको गो थ्रू करेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, और उसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप जो नोटिस है भेजा गया उसको देखें, उसकी पब्लिकेशन की डेट को देखें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या सोशल मीडिया पे जब खबर चली तो प्लेंटिफ जो अलज कर रहा है वो देखेंगे, और फिर नोटिस पे देखेंगे कि किस तारीख और कितनी डेट्स में और उसमें क्या मांगा गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे और उसके बाद आपने रिटन स्टेटमेंट लिखना शुरू करना है। अब रिटन स्टेटमेंट में बजाय इसमें कि मैं डेफिनेशन ऑर्डिनेंस की सेक्शंस मज़ीद पढ़ता, अब मैं आ गया हूँ कि रिटन स्टेटमेंट में सेक्शन 5 को आपने पढ़ना है, डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 को। उसमें डिफेंसेस दिए हुए हैं, जो किसी शख्स को डिफेंसेस हैं, यानी आप क्या ले सकते हैं, तो वही डिफेंसेस आप प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में ले सकते हैं। अब डिफेंसेस में आप कह सकते हैं कि असल में वो बंदा जो है ऑथर या एडिटर या पब्लिशर ऑफ द न्यूज़ है ही नहीं, यानी वो न्यूज़ उसके रिलेटिंग है ही नहीं। पहला तो ये है डिफेंस, तो ये आप प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन में ले लें। आप देख लें कि अगर वो बंदा है या नहीं, पूछ सकते हैं ना, है तो फिर आप ये नहीं लेंगे, कोई अगला लेंगे। दूसरा ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि द मैटर कमेंटेड ऑन इज फेयर एंड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। देखें, अब ये भी नहीं होता कि एक शख्स के बारे में हम कोई खबर भी ना दे सके। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है और फेयर कमेंट है, बिल्कुल सच्ची बात है, तो फिर तो आप दे सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा कमेंट है। चूँकि मीडिया इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, मीडिया एक्ट्स एज अ वॉच डॉग, और ये नहीं है कि आप कदगन लगा देंगे और कोई खबर नहीं। यहाँ देखें, चोरी डकैती के केसेस होते हैं, उनकी खबरें आती हैं, करप्शन के केसेस होती हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में खबरें होती हैं। आप बिल्कुल ही मीडिया को साइलेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ओरिजिनेटर से मीन रिपोर्टर भी हो सकता है, उस अखबार का रिपोर्टर हो सकता है, उस चैनल का। तो आप ये नहीं है कि कदगन लगा देंगे। और तीसरा ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड वाज मेड फॉर पब्लिक गुड। तीसरे में फिर ये मिलता जुलता है दूसरे से। चौथा ये है असेंट वाज गिवन फॉर द पब्लिकेशन बाय द प्लेंटिफ। आपके ये साबित करने में कामयाब हो गए कि किसी स्टेज पे आपको ये इजाज़त दी गई थी कि आप ये खबर दें, और वो दी गई थी मुद्दई की तरफ से, जो बंदा आज दावा जिसके खिलाफ दायर कर दिया है। या फिर आप कह दें कि खबर गलत थी, तो मैंने इन्हें कहा था कि भाई मैं इसकी अपॉलॉजी कर लेता हूँ, और मैं उसी मैटर का जितना वो छपा था या कहा गया था किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उसी तरह उसकी मैं अपॉलॉजी कर देता हूँ, यानी माफ़ी मांग लेता हूँ या
लेकिन मुद्दई को जब ये कहा गया तो उसने ये इनकार कर दिया। आपको फिर ये साबित करना पड़ेगा कि आपने ये कहा था और वो इसके अलावा जो आप प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन में आप ले सकते हैं ऑब्जेक्शन, वो है सेक्शन 6 के तहत जिसे कहा गया है एब्सोल्यूट प्रिविलेज। सेक्शन 7 के तहत आप देख लेंगे क्वालिफाइड प्रिविलेज। अब रेमेडीज़ के बारे में बताया गया है सेक्शन 9 में। तो सेक्शन 9 कहती है कि वेयर डेफेमेशन शैल बी प्रूव टू हैव अकर्ड द कोर्ट में पास ऑर्डर डायरेक्टिंग द डिफेंडेंट टू टेंडर एन अपॉलॉजी। पहले कहा जाएगा कि आप अपॉलॉजी करें जी, माफ़ी मांगें। इफ़ एक्सेप्टेबल टू द प्लेंटिफ, अगर मुद्दई को ये है कि वो मान ले, ठीक है, उसको मंजूर है, तो आप अपॉलॉजी करें। एंड पब्लिश द सेम इन सिमिलर मैनर एंड विद द सेम प्रोमिनेंस एज द डेफेमेटरी स्टेटमेंट मेड एंड पे रीजनेबल कंपनसेटरी डैमेजेस एज जर्नल डैमेजेस विद अ मिनिमम ऑफ 50,000। उसे कहा जाएगा कि आप वो खबर उसी तरह वापस पब्लिश करवाएं किसी भी न्यूज़पेपर में, या अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल है तो उसी तरह आप उन्हीं अल्फाज में आके आप उस माफ़ी मांगें। और ये आगे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो 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 जनरल डैमेजेस हैं उसमें मिनिमम इन्होंने यहाँ पे बताया 50,000। क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन यहाँ पॉलिटिशियन एक बात करते हैं, दूसरा उस पर दावा कर देता है और अक्सर करोड़ों अरबों में वो दावे करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये 50,000 से बेयर मिनिमम से अगर प्रूव हो जाता है डेफेमेशन का केस आफ्टर थॉरो शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस, तो 50,000 से शुरू होगा। आगे डिस्क्रिशन ऑफ जुडिशियल माइंड है कि वो कितने दे। अमूमन करोड़ों में मांगा जाता है लेकिन दिया नहीं जाता करोड़ों में। हमारा चूँकि पाकिस्तान में डेफेमेशन का लॉ इतना कोई सेटल लॉ भी है नहीं। यूके में हो तो ये लॉ जो है ये अक्सर कहा जाता है वहाँ पे यूके में जो डेफेमेशन की सूट है वो डिग्री हो जाए तो हैवी डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं प्लेंटिफ को और अगेंस्ट द डिफेंडेंट। और इसी सेक्शन 9 रेमेडीज़ में कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ द ओरिजिनेटर द मिनिमम कंपनसेटरी डैमेजेस एज जनरल डैमेजेस शैल बी 300,000 रुपीज़। आप अगर उस खबर के ओरिजिनेटर हैं, ऊपर जो डैमेजेस बताए थे वो एडिटर वगैरह के बारे में है कि वो 50,000 से बेहतर। और हम अक्सर देखते हैं कि ओरिजिनेटर किसी एक शख्स ए ने खबर दी थी थ्रू न्यूज़पेपर या थ्रू किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल या सोशल मीडिया, तो ओरिजिनेटर जो है उसको बेयर मिनिमम जो है वो 3 लाख से डैमेजेस स्टार्ट होंगे। और ऊपर वो जैसा कि कहा कि वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि वो कितने अवॉर्ड करती है, वो देखेगी कि कितना डिफेम हुआ है। तो जैसा कि पहले बताया कि अपील सेक्शन 15 के तहत होगी। सेक्शन 15 ऑफ डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002, ये आपकी RFA होगी हाई कोर्ट में। रेगुलर फर्स्ट अपील आप फाइल कर सकेंगे हाई कोर्ट में किसी भी फैसले के ख़िलाफ़ जो कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने डेफेमेशन के दावे में फ़ैसला दिया। हमने कोशिश ये की है कि ये बाकी जो डेफेमेशन के बारे में जो यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और चैनल डेट्स को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।